और वी शुड स्टार्ट बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है और काफी लोग हमारे ज्वाइन कर भी गए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। माइंड यू इस टॉपिक पर दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 और जून 2019 तीनों सालों में ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन दोनों पेपर्स में, फर्स्ट पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 1 डील्स विद एक्यूट डिजीजेज और 2 डील्स विद क्रॉनिक डिजीज, तो दोनों में ये क्वेश्चन आया है। इसलिए मैंने उसमें लिखा था कि अस्थमा है, बीपी है, इवन आपका शुगर जो है, ये भी दोनों क्वेश्चंस में इक्वली आया है। सो इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक भी और सेकेंड ईयर का टॉपिक भी हमारा, सॉरी, फर्स्ट पेपर का टॉपिक भी और सेकेंड पेपर का टॉपिक भी तैयार हो जाता है। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2017 में था, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, राइट डाउन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, explain the treatment of high BP through naturopathy and yogic techniques। जो 2018 में आया वो था व्हाट इज ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन द मेथड टू मेजर ब्लड प्रेशर। और जो जून 2019 में आया, दैट वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड प्रेशर, राइट डाउन इट्स नॉर्मल रेंज एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली बीपी क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, और इसको ट्रीट करने की टेक्निक या इसके कॉजेज क्या है, ये सारे टॉपिक को मिलकर ये क्वेश्चन हमने आज का तैयार किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीपी। नाउ जब दिल हमारा धड़कता है, पंप करता है, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है वो इनटू द लार्ज आर्टरी, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है इन द इंटायर बॉडी। नाउ वो जो फोर्स एक्सर्ट होती है उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड बीपी। इसको मैं लैंग्वेज प्रॉपर में बताता हूं। The force exerted by the heart as it pumps the blood into large arteries creates a pressure within them, and this pressure is called blood pressure. Now, a certain level of pressure is required to keep the blood circulating in the entire body. We all know by now कि ब्लड जो है वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स को हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में, अंगों में पहुंचाता है। तो ब्लड की ट्रेवलिंग जरूरी है, इसलिए ब्लड प्रेशर जरूरी है। बट उस प्रेशर का एक सर्टन लेवल है, उस ऑप्टिमम लेवल से नीचे तो लो बीपी और उससे ज्यादा तो हाई बीपी। सो दिस इन शॉर्ट इज द इंट्रोडक्शन। नाउ ये जो ऑप्टिमम लेवल है ये क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसके बताएं। दिस ऑप्टिमम लेवल चेंजेस विद द एज। नॉर्मली एक 20 साल का जो यंग लड़का या लड़की है, उनका ब्लड प्रेशर जो हमारी नेचुरोपैथी मानती है, द आइडियल इज 120 एंड 70। जनरली हम लोग 80 पढ़ते हैं, बट नेचुरोपैथी में से 120-70 बताया गया है, विच कैन गो अप टू 140-90 एज पर द एज। जैसे जैसे एज एडवांस होगी तो 140 से 90 तक, 140 ऊपर का और 90 नीचे का भी नॉर्मल रेंज माना गया है नेचुरोपैथी में। हमने बीच में कई बार मैसेजेस भी ऐसे देखे होंगे कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये ओवरनाइट कई बार इनमें चेंजेस कर दिया जाता है। बिकॉज अगर आप ये कहेंगे 140-90 नॉर्मल है, तो मैक्सिमम लोगों को बीपी नहीं निकलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं 140-90 बहुत ज्यादा है, ये तो एकदम ट्रीटमेंट की जरूरत है आपको, तो रातों रात इन कंपनीज को लाखों मरीज मिल जाएंगे, विच विल गो इनटू द मार्केट एंड परचेज देयर मेडिसिन। सो ये एक बिजनेस बन गया, एक माफिया बन गया, जिस कारण से जो स्टैंडर्ड है बीपी का, वो ये ऐसे ही ब्लड शुगर का भी है। मतलब इसको काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं एज पर देयर नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर फाइनेंशियल थिंग्स। सो मेजरमेंट कैसे कर, हम सब ने देखा है बीपीओ नापने की मशीन। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक मैंने नेचुरोपैथी में नहीं में आया था, बिकॉज मेरी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं थी, तो मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता थी कि
उस यंत्र को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बट एज आई नो, आई एम शेयरिंग विद यू, मेनी ऑफ यू मे आल्सो बी नोइंग ऑलरेडी, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर. द स्पेलिंग इज SPHYGNOMANOMETER. स्पिग्नोमैनोमीटर, ये जो बीपी नापने का आपका इंस्ट्रूमेंट है. तो इस पे जो हाईएस्ट प्रेशर है, अब कैसे नापते, कैसे आपने वो सब देखा है, उसको उसके आपने लपेटा और उसमें आपने पंप किया और एक लेवल तक जाकर आप छोड़ देते हैं और उसको धीरे धीरे कम करते हैं. अब हाईएस्ट लेवल जिस पर आकर हार्ट बीट आपकी स्टार्ट होती है, बिकॉज आप स्टेथोस्कोप साथ लगाएंगे तो आपको वो हार्ट बीट सुनाई देगी. जहां वो ऑडिबल होती है जिससे, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या कॉमन भाषा में हम कहते हैं ऊपर का बीट. जैसे 120/80 में ऊपर का 120 है, तो इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सिस्टोलिक. जहां वो हार्ट बीट स्टार्ट होगी, दैट इज सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर का. और जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे, जहां वो हार्ट बीट बंद हो जाएगी, दैट इज नीचे का, जिसे डायस्टोलिक. तो स्पेलिंग है SYSTOLIC, सिस्टोलिक, एंड DIASTOLIC, डिस्टोलिक. नाउ ये क्या है, इससे क्या पता चलता है? बिकॉज मेजरमेंट पे क्वेश्चन आया है, तो हमने बताया इंस्ट्रूमेंट का नाम. देन इसमें सिस्टोलिक क्या है, डिस्टोलिक क्या है, एंड देन इसकी क्या सिग्निफिकेंस. नाउ जो सिस्टोलिक प्रेशर है आपका, दिस गिव्स द प्रेशर ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. अब हार्ट कैसे करता है? हार्ट जो है आपका जब बीट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है कुछ सेकेंड के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो प्रेशर के साथ ब्लड को भेजता है. नाउ दैट इज कॉल्ड, जब उसकी कंट्रैक्शन पे जो ब्लड की पंपिंग होगी, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक. और सिस्टोलिक से हमें पता लगता है एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि किस तरह से वो एक्टिविटी उसकी चल रही. नाउ जो डिस्टोलिक है, वो जैसे ही वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स पोजीशन के अंदर हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर किस प्रेशर से ब्लड ट्रेवल कर रहा है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. और वो बताता है कंडीशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि जो हमारी नाड़ियां हैं ब्लड को ले जाने वाली, उनकी क्या कंडीशन. डॉक्टर्स के लिए ये सिग्निफिकेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. नाउ नेक्स्ट, अब आ गया हाई बीपी. नाउ हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन भी वर्ड यूज करते हैं मेडिकली. इसे साइलेंट किलर भी कहा. नाउ ये आजकल के जो मॉडर्न डे का लाइफस्टाइल है, उसका गिफ्ट है इंसान को, जो हाई बीपी है. बेसिकली नेचुरोपैथी हाई बीपी को डिजीज नहीं मानती. इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स ओनली द प्रेशर इज हाई. लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है, ये अलार्म है आपके लिए कि आपकी बॉडी में डिफेक्ट्स पैदा होने शुरू हुए हैं रिलेटेड टू योर हार्ट. और जैसे कोई दरवाजे पर आप गेस्ट आते हैं तो बेल बजाता है ना, तो ये बेल है, लेकिन ये गेस्ट नहीं बजा रहा, यही कह लो ये नेगेटिव टाइप का गेस्ट है. दिस बेल इज अ वार्निंग बेल फॉर यू, दैट टाइम हैज कम फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, योर लाइफस्टाइल. द डिजीज इज अबाउट टू कम. दिस इज एन इंडिकेटर, नॉट अ डिजीज, एज पर नेचुरोपैथी. तो आपको करेक्टिव स्टेप्स अब ले लेने चाहिए, नहीं तो ये कई बार जब ज्यादा एक्सट्रीम होता है तो पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, किडनी फेल्स हो जाती है उनकी, आई साइट बड़ी खराब हो जाती है, और हार्ट प्रॉब्लम होती है, मैंने भी बताया. तो ये 3-4 बीमारियों का ये कह लो कि ट्रम्पेट बजाने वाला, या उनका इंडिकेशन देने वाला अलार्म बेल है जो हाई बीपी. नाउ जैसे ही हमारे ब्लड का प्रेशर ऑप्टिमम लेवल से ऊपर जाता है, तो इसे हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं.
ये क्यों होता है? आपने कई बार घर में पार्क में पौधों को पानी देते हुए देखा होगा। आप मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं पाइप को और पानी दे रहे हैं और आपने दूर भेजना है, ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा, सपोज, या टैप का पानी नहीं दूर जा रहा, तो हम पाइप को दबाते हैं थोड़ा सा। दबाने से उसका जो फ्लो है वाटर का वो तेज हो जाता है, बिकॉज वो उसकी टेंडेंसी है आगे जाने। आपने रास्ते को ब्लॉक किया तो जगह थोड़ी सी रहेगी, तो वो प्रेशर से जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर 2 फुट तक जा रहा है तो अब 4 फुट तक जाता है जब हम पाइप को दबाते हैं। इसी तरह ही हमारी पाइप्स क्या है? हमारी पाइप्स हैं जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, CAPILLARIES। ये कैपिलरीज जो है हमारी, जब ये नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इससे जो ब्लड का फ्लो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वो जो स्पीड है हमारा हाई बीपी कर देती है। नाउ, एज पर द नेचुरोपैथी, आपको थोड़े से ये सरप्राइजिंग लगेंगे डाटा जो मैं देने जा रहा हूं, बट दैट इज व्हाट आवर बुक्स एंड आवर नेचुरोपैथ से। बीपी 140 ऊपर का और 90 नीचे का से 160 से 195 तक, तो हम जो नापते हैं, दैट इज MM of Hg, मींस मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये कई बार आप देखेंगे जब टेक्निकल वर्ड में लिखा होता है 140/90 MM of Hg, तो दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसको बॉर्डर लाइन केस मान। अब नॉर्मली आप किसी को कहेंगे मेरा तो 160 हो गया था जी, 90 क्रॉस हो गया ऊपर, ओहो बीपी हो गया। इट इज अ बॉर्डर लाइन केस इन नेचुरोपैथी दैट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कॉल्ड पेशेंट ऑफ हाई बीपी। तो यहां तक तो ये बॉर्डर लाइन है। जैसे ही इसको ये क्रॉस हुआ अप टू द लेवल ऑफ 180 टू 114, इसको मॉडरेट हाइपरटेंशन कहा है नेचुरोपैथी में। और द मोमेंट इट क्रॉसेस 180 ऊपर का और 115 नीचे का, इसको स्वीयर बीपी कहा जाता है। तो यहां एक बात और है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक हमने देखा, जो इनका लेवल राइज होना है, सिस्टोलिक से ज्यादा डायस्टोलिक का राइज होना डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इसके सीरियस लाइफ टाइम इफेक्ट्स होते हैं। आप सीढ़ियां चढ़े तो एकदम से आपका सिस्टोलिक बढ़ जाए, तो इसलिए सिस्टोलिक एक अच्छे ऊपर लेवल तक ज्यादा तंग नहीं करता, नीचे का बढ़ना ज्यादा डेंजरस माना जाता है। अब आया सिम्टम्स, बिकॉज हम कोई भी क्वेश्चन नेचुरोपैथी में अटेम्प्ट करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे उसे, उसके बेसिक फीचर्स बताएंगे, देन उसके सिम्टम्स बताएंगे, फिर कॉजेज बताएंगे, एंड देन ट्रीटमेंट। दिस शुड बी दी क्राइटेरिया हाउ वी अटेम्प्ट एन आंसर, प्रोवाइडेड इट कम्स ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो इजी है, आपको पता है। तो सिम्टम्स क्या है? जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, माइल्ड हाइपरटेंशन अभी हमने देखा था, इसकी एग्जैक्ट जो उन्होंने मोड, जिसको हमने मॉडरेट कहा, 160/95 टू 180/114, इसके जो है कई सालों तक सिम्टम्स कई बार पता ही नहीं लगते कि हमें है। नौ, जो पहला सिम्टम आता है आमतौर पर, वो है जब आप सुबह अगर सैर पे जाएं तो कई बार आपको लगता है कि मेरी बैक, सिर के बैक पे और गर्दन पे पेन हो रहा है आपका। दिस इज a symptom that you are getting closer to the BP position. सुबह सैर पर आप जाएं तो आपकी गर्दन और सिर के पिछले भाग में दर्द होना शुरू होता है। और कॉमन सिम्टम क्या है? आपको डिजीनेस की फीलिंग होती है, दिन भर आप कहते हैं यार पता नहीं नींद सी आती रहती है मुझे, इतना फ्रेश नहीं फील करते आप। आपको बाजुओं में, कंधों पे, कमर पे, टांगों में दर्द होती है, ये भी किसका एक सिम्टम है। बार बार यूरिनेशन का आना, जनरली हम सब लोग जानते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ शुगर होती है तो बार बार यूरिनेशन होती है, बट दैट इज इन ड्यूरिंग द नाइट। अब दिन में भी बार बार आपको यूरिनेशन आ रहा है, तो ये शुगर तो आप चेक कराएं कराएं, बीपी भी देखें कि उसका भी हो सकता है। थकावट बड़ी फील होती है, वीकनेस, सिर दर्द, ये हाई बीपी के हैं। एंगर, रेस्टलेसनेस, और एक मुहावरा आपने सुना होगा, उसकी आंखों में खून उतर आया। अब वो जो खून उतर आया वो इनफैक्ट आंखें लाल होना, जिसे हम कहते हैं, वो बीपी की निशानी है। कहना ये चाहिए उसको बीपी हो, और कहते हैं कि खून उतर आया मतलब गुस्सा आ गया उसको। सो गुस्सा उसका एक पार्ट है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
तो आप ये देखेंगे कि ये समटाइम्स ब्लीडिंग भी आपके नोज से स्टार्ट हो जाती है, जिसे एपिसेक्सिस भी कहते हैं, नक्सीर कहना। सो नक्सीर सिर्फ बीपी से होती है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके कारण कई बार जो सिम्टम्स आए हैं उनमें नक्सीर भी एक सिम्टम है। अब आ गया कॉजेस। कॉजेस जैसे मैंने शुरू से ही बताया, स्ट्रेस बहुत लेते हैं कई लोग, जरा जरा सी बात पे टेंस हो जाते हैं। ये चीज छोड़नी चाहिए। टेंशन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, लेकिन नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी और फिर वो अलार्म बेल बज जाएगी। रॉन्ग लाइफस्टाइल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं, मैक्सिमम कारण यही रहते हैं, स्ट्रेस और रॉन्ग लाइफस्टाइल। दूसरा, ओबेसिटी, मोटापा ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये भी बीपी के होने का, हाई बीपी होने का कारण बनता है। डायबिटीज, डायबिटीज भी इसका एक कॉज है। देन ये पता नहीं बुक्स में हमारे लिखा, तो आई मस्ट डिस्कस बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, वी शुड नॉट गो इनटू, वो ये नहीं डिस्कस करना। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हाई बीपी का कारण होता है, बट दैट इज अ टेम्परेरी फीचर। स्मोकिंग एंड इनटेक ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इन एक्सेस, थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, रिफाइंड फूड्स खाना, ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। देन कॉन्स्टिपेशन, आप देखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं 90% हमारे जो रोग हैं वो पेट से निकलते, तो बीपी का भी एक कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। बिकॉज क्या कारण है, कॉन्स्टिपेशन होने से जो एक्सपल्शन है फॉरेन मैटर की आपके शरीर से, वो रुक जाती है। तो जो रुकती है, दैट राइजेस अप योर प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना भी एक कारण माना गया है। एक अभी मैंने बताया, आर्टरीज किसी कारण से नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना आर्टरीज का, तो वो भी एक इसका कारण है। कई लोग किसी भी डिजीज के कारण या किसी कारण से पेन किलर्स बहुत खाते हैं। ज्यादा इनटेक ऑफ पेन किलर्स, या जो घर में आप सफेद नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, और हाई फैट डाइट, ये दो तीन चीजें इसका मेजर कारण बनती है। लाइफ में आपके रिलैक्सेशन नहीं है, इसलिए रिलैक्सेशन को नेचुरोपैथी ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। हमें अपने शरीर को थकाकर तोड़ना ज्यादा नुकसान करने वाला है, हमें रिलैक्सेशन भी जरूरी है टाइम टू टाइम। प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, दे गो हैंड इन हैंड, इसका चोली दामन का साथ। सो आपके शरीर को निठल्ला नहीं बनाना, एक्टिविटीज जरूरी है, लेकिन इतनी एक्टिविटी करना कि रेस्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एक और कई बार कारण देखा गया है, एक आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, एकदम से उसे इतनी जोर से हैप्पीनेस हुई और वो शूटअप कर गया। तो कई बार कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भी आया है, कि सुख दुख को समभाव से लेना। हमारे धार्मिक ग्रंथ सारे यही बात है। वो, अब इसके पीछे रिलीजियस रीजन तो है ही है, इसका मेडिकल रीजन भी है। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो ये भी आपकी बीपी को बढ़ाता है, नाम ही हाइपरटेंशन उसका दिया हुआ है। तो ज्यादा तेजी से जब बीपी बढ़ता है, एकदम से बड़ी खुशी हुई या एकदम से आप बड़े स्ट्रेस में आ गए, तो कई बार आपकी ब्लड वेसल्स को रैप्चर कर देता है, फाड़ देता है, और वो कई बार डेथ का कारण है। इसलिए कई बार कहते भी हैं कि भाई अगर बीपी हाई है तो इसको टाइम टू टाइम नापते रहें, इसको कंट्रोल में रखें। बिकॉज आई नो वन ऑफ माई रिलेटिव्स, क्वाइट क्लोज रिलेटिव, उनको बीपी बहुत रहता था। तो उस समय तो मैं भी नेचुरोपैथी से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मेडिसिन उनको कहते थे, वो लेते नहीं थे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, जैसे एक नेचर होती है। एक रात वो सोए, ही वाज क्वाइट यंग, अदरवाइज ही वाज अ मैनेजर इन अ बैंक। तो सुबह जब उनको उठाया गया तो वो उठे ही नहीं। पता ही नहीं चला कब वो इतना राइज हो गया, उनकी ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई, उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ, और ही वॉज नो मोर इन अ यंग एज। बच्चे अभी उनके अनमैरिड थे। तो इसलिए बीपी को ख्याल रखना, हाई बीपी का खासतौर पे, वो हाई बीपी के मरीज से बहुत जरूरी है। एक बात और,
ये कमी मुझ में खुद में भी थी। कई लोग ये कहते हैं कि पानी नहीं गर्म करते जी, हम तो ताजे पानी से नहाते। अब सर्दियां आ गई, दिसंबर जनवरी में भी ताजे पानी से नहाते हैं। वो पानी आ रहा है किसी झील का, नहर का, बर्फ जैसा ठंडा। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी मैरिज हुई थी, हम लोग कुल्लू मनाली जैसे जनरली लोग तब जाया करते थे, हम गए थे तो मंडी एक जगह है, वहां हमारे एक रिलेटिव रहते थे, हमारे मेरे फादर के वॉज द बेस्ट फ्रेंड। तो मैं नहाने सुबह गया तो मुझे तब की आदत ऐसी थी, वो मुझे कहते कि बेटा गर्म कर लो। मैंने कहा जी गर्म तो हमने किया नहीं, हम तो ताजे पानी से नहाते हैं। मैं ये कह के अंदर घुस गया, और मैंने जैसे ही पहला डिब्बा डाला बाजू पे, मुझे लगा मेरी बाजू कट के ही गिर जाएगी, वो इतना ठंडा था। फिर भी मैं अपनी उसमें जवानी के जोश में या जिसे भी कह लो जबरदस्ती कर करके आ गया। बाहर आया तो मेरी शक्ल देख के सब हंस रहे थे। वो कहते पता लगा, कहते तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं तुम्हें बता रहा था कि यहाँ जो पानी आता है नल में, वो पिघली हुई बर्फ है। आप कहते हो मैं ताजे पानी से नहाता हूँ, ये वो ताजा पानी नहीं है भाई, ये बिल्कुल सीधी बर्फ पिघल के आ रही है, ये तो तोड़ देगी शरीर। तो खैर इस तरह से ठंडे पानी से नहाना भी, जो आइस कोल्ड वाटर है इससे नहाना, सर्दियों में भी गर्म ना करना, ये भी आपको हाई बीपी देने का कारण बनता है। ये चीज मुझे नेचुरोपैथी से समझ आई, और ये सबको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। नाउ ट्रीटमेंट क्या है इसका? एज वी नो नेचुरोपैथी मेडिसिन में बिलीव नहीं करती, तो इसलिए मेडिसिन को हार्मफुल कहा गया है। मेडिसिन के बिना क्या? फास्टिंग, ये हमने कल चैप्टर किया था सेकेंड ईयर के लिए। कुछ दिन के लिए फास्ट रखना बीपी को एकदम नॉर्मल कर देता, कंप्लीट फास्ट से हम। देन अगर आप अपनी लाइफ की एक रूटीन बना लें जिसमें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट, ये तीन चीजें हों, तो ये भी बीपी को नॉर्मलाइज करने में हमारी मदद करती है। देन गार्लिक, ये हम सब लोग शायद जानते हुए, घरों में हमारे बड़े लोग बहुत बोलते होते हैं कि लहसुन जिसे कहते हैं, लहसुन का प्रयोग बड़ी कमाल की चीज है। तो इसके अंदर वो पार है कि जो आपकी स्मॉल आर्टरीज फैल रही हैं या सिकुड़ रही हैं उनको ठीक कर देता है, और पल्स को भी स्लो डाउन करता है, हार्ट की रिदम को भी बैलेंस करता है। तो दिन में 2 से 3 कैप्सूल्स इनको बोलते हैं, जो उसकी तुरी जिसको कहते हैं आप, लहसुन के 2-3 कैप्सूल्स। आई एम नॉट सेइंग कैप्सूल जो मार्केट में मिलने वाले। कैप्सूल मतलब उसकी वो गांठ या जो भी उसका, लहसुन आपने देखा होगा तो उसकी तुरी उसको हम पंजाबी में बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में और क्या कहेंगे। तो कलियां। उसका, हाँ जी, कली, उसकी छोटी छोटी जो कलियां होती है ना साइड। कलियां, यस एग्जैक्टली। लहसुन की 2 से 3 कलियां रोज लेने से बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। अब एक और इसमें बताते हैं कि आप अपने माथे और गर्दन पे आइस की मसाज 15 से 20 मिनट रोज करते हैं, नेचुरली सर्दियों में नहीं, नॉर्मल मैं गर्मियों की बात कर रहा हूं, तो उससे भी आपका ये नॉर्मल आता है। दिन में एक बार ल्यूक वार्म वाटर का एनीमा लेना, ये भी इसके लिए बड़ा कारगर है। और एप्सम सॉल्ट एक आता है, इसका नहाने में हम प्रयोग करते हैं वंस इन अ वीक, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार एप्सम सॉल्ट से अगर आप उसके पानी से नहाते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा है। जूसेस में आप जो जूस बनाए, मान लीजिए 1 गिलास जूस बनाया, उसमें 3 पार्ट तो कैरेट गाजर का जूस हो, और 1 पार्ट उसमें स्पिनच, इसका अगर कंबाइन करके आप जूस लेते हैं तो वो बीपी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। हम सब जानते हैं, मैं फिर भी रिपीट करूंगा लेकिन हमें पता ही है कि सॉल्ट, घी, स्पाइसेस, पिकल अचार यानी कि मिर्चें, और ज्यादा स्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए जिनको हाई बीपी की टेंडेंसी हो। और एक बड़ी छोटी सी चीज है, इतना हम कर ही सकते हैं, नहाने से पहले और नहाने के बाद पानी पी। इससे इजी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, पानी पी के नहाने चले जाओ, नहाने के बाद पानी। तो ये बोथ बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग बाथ, अगर आप पानी पीते हैं
तो ये भी बड़ा आपको बेनिफिशियल रहता है इसमें। देन जनरली भी सारे दिन में ज्यादा पानी पिए, बिकॉज पानी जो है वो आपकी प्रेशर ऑफ ब्लड को स्लो डाउन करे। तो पानी का इंटेक ज्यादा रखना हाई बीपी वालों के लिए अच्छा माना जाता है। स्लीप, आपको कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए अगर आप हाई बीपी से ग्रसित हैं तो। देन आपको वरीज करना, ये बड़ा मुश्किल है कहना, मतलब कहना आसान है बट करना मुश्किल है। बट ट्राई की स्ट्रेन, टेंशन, वरीज हम ना लें। एंगर और हेस्ट, इसे भी रोकें। एंड ट्राई टू बी चेयरफुल एंड कंटेंटेड इन योर अप्रोच। ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, उसका हल तो निकलेगा नहीं, लेकिन बीपी जरूर शूट अप हो जाएगा। अब कुछ प्राणायाम इसमें आते हैं। भ्रामरी, बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। भ्रामरी, शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम, ये डेली के आपके अगर रूटीन में आ जाएं तो बहुत ही ज्यादा कारगर ये सिद्ध होते हैं। देन कम से कम आधे घंटे की सुबह और शाम की वॉक, मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक का बहुत इफेक्ट पड़ता है बीपी पर। आप रेगुलर करके देखें, विद इन अ पीरियड ऑफ 15-20 days यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इट इज डिक्रीजिंग। नाउ आसनों में हलासन, जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, वीरासन, सिद्धासन और पद्मासन, शवासन। शवासन तो आपके रिलैक्सेशन के लिए तो है ही है, और यहां तक पद्मासन के लिए तो कहा जाता है कि जितने आसन है अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो कम से कम पद्मासन तो जरूरी है। तो पद्मासन लगाना थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट लग सकता है बट प्रैक्टिस से ही आ जाता है। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट है, इट मे टेक सम टाइम टू गेट इट डाउन, बट ये परमानेंटली अगर आप एज पर नेचर अपनी लिविंग स्टार्ट कर देते हैं तो परमानेंटली बीपी से छुटकारा ये दिलाएगी, मेडिसिन नहीं दिलाएगी। मेडिसिन आप खाते रहेंगे, वो धीरे धीरे फिर उसको बदल बदल के खाना पड़ेगा, पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन असल में अगर आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो बीपी को कंट्रोल करना सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना है और कुछ नहीं। आसान तो लगता है, पिल निकाली खा लिया बीपी ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर उसे सप्रेस कर रहा है, जैसा हमने अपने नेचुरल में पढ़ा। बीपी जैसे मैंने कहा एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी। कभी कभी होने वाला बीपी मेडिसिन से जब आप क्वेल करते हैं तो वो क्रॉनिक और हमेशा के लिए रहने वाला बीपी बन जाता है। नाउ इसका सेकंड पार्ट है लो ब्लड प्रेशर। जैसे हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोला जाता है। तो हाइपरटेंशन हम में से काफी लोगों ने सुना होता है, लेकिन हाइपोटेंशन जब तक हमारा कोई फील्ड इस तरह का ना हो तो हमें ये वर्ड नहीं पता होता। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता। Hypotension is low BP and hypertension is high. Now, it medically refers to a situation जहां आपका जो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर जो एक बताया गया है उससे कम हो जाए तो इसे हम लो बीपी कहते हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो हार्ट का एक्शन है, जो ब्लड को फोर्स करता है थ्रू दी आर्टरीज, वो वीक पड़ जाता है। तो ये एक डायरेक्ट आउटकम है हमारे वीकेंड एंड डिवाइटलाइज्ड बॉडी के सिस्टम का। से नीचे होना ऊपर का और 70 से नीचे होने का ये एक इंडिकेशन है। और अगर 100 से नीचे चला जाता है ऊपर का और 60 से नीचे नीचे का, तो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि जो आइडियल कंडीशन होती है 10 ऊपर नीचे, कभी 110 कोई दिक्कत नहीं है, 60 कोई दिक्कत नहीं है, 70 से 60 आ गया, 80 हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। लेकिन 60 से नीचे नीचे का जाना और 100 से नीचे ऊपर का जाना, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इंडिकेशंस जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी मिले जुले हैं उसी तरह से। लेजीनेस,
फटीग, इस हम देखा उसमें भी होता है। हाँ, डिप्रेशन आती है इससे। वो जैसे उसमें स्ट्रेस लेते हैं वो टेंशन देता है, ये डिप्रेशन। आदमी बड़ा लो फील करता है, उसको लगता है जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। लॉस ऑफ मेमोरी होती है। हेडेक उसमें भी है, इसमें भी है, रह जाती। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। लेजीनेस, फैटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, डिप्रेशन, वर्टिगो हो जाती है कईयों को, हेडेक, ये सब इसके सिम्टम्स है। कॉजेस क्या है? अगर हमारे लिवर की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका कारण बनता है लो बीपी। हमारी बैड डाइजेशन, अगर आपकी डाइजेशन, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो भी लो बीपी होने का डर रहता है। आपके खून में आयरन की डेफिशिएंसी, वो भी इसका कारण बनती है। और टू मच सेक्सुअल इंटेलिजेंस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस एज पर द नेचुरोपैथ्स। एक बात आप ध्यान रखेंगे, लो बीपी इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन। मेल्स में ज्यादा हाइपरटेंशन की तकलीफ देखी गई है और लो बीपी ज्यादातर लेडीज में। नाउ, ट्रीटमेंट। मैम आपका स्पीकर ऑन है, प्लीज इसे बंद कर ले, थैंक यू। मेडिकेशन हाइपोटेंशन की बिल्कुल यूजलेस और मीनिंगलेस है। इसे नेचुरल ट्रीटमेंट से बड़े श्योर और सेफ वे से ठीक किया जा सकता है। वो क्या है? जैसा हमने हाइपरटेंशन में देखा, कुछ चीजें तो कॉमन नजर आएंगी आपको। अ फास्ट फॉर अ फ्यू डे, कंप्लीट फास्ट कुछ दिन के लिए आपको दोनों तो चीजों में आराम दिलाता है। देन गार्लिक। अभी देखिए, गार्लिक हमने हाइपरटेंशन में देखा था। हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन, गार्लिक रामबाण है। इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, बड़ा हुआ है तो नॉर्मल कर देगा, कम है तो नॉर्मल कर देगा, कम को ऊपर ले जाएगा, ज्यादा है तो नीचे ले आएगा। तो इसलिए गार्लिक जो है एक बड़ी अच्छी इसमें मानी जाती है। देन लौकी का जूस, आचार्य रामदेव तो कई बार कहते ही हैं, तो लौकी के जूस में भी यही टेंडेंसी है। इसको दोनों तरफ, आप उधर भी लौकी का जूस ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। इसकी टेंडेंसी है टू नॉर्मलाइज द बीपी, ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं। ल्यूक वार्म वाटर एनिमा, इसमें भी। नाउ एक चीज, जिन लोगों को लो बीपी है उनके लिए एडवाइजेबल है कि वंस इन अ वीक वो स्टीम बाथ लें। सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है स्टीम बाथ का, वो बॉक्स आता है, उसका क्या तरीका है सारा, यहां मैं नहीं जाऊंगा उसमें। और सारी बॉडी की मसाज दिन में एक बार करना, ये भी, क्योंकि होगा क्या, मसाज आप करेंगे तो सर्कुलेशन बेटर, हमारे हमें वो सर्कुलेशन तेज करना है ना, तो मसाज से आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो फिर नॉर्मलाइज की तरफ आ जाएगा। सोने से पहले अगर आप एक ग्लास गर्म पानी का, कोसे पानी का जिसे आप कहते हैं, बीच में नींबू डाल के अगर आप पीते हैं, तो ये भी आपके लो बीपी को नॉर्मलाइज करता है। तुलसी के फ्रेश पत्ते अगर आप शहद के साथ चबाते हैं खाली पेट, तो उनमें भी टेंडेंसी है आपके लो बीपी को नॉर्मल करने की। बीट रूट जूस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुकंदर का जूस, चुकंदर का जूस तो अमूमन कहा जाता है लो बीपी वालों को कि वो जरूर जरूर इसमें ले। और बेदी जी, एक एक छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट। अगर आप टॉपिक के खत्म होने पे करेंगे तो जरा बेटर है, वो एकदम रिदम टूट जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सॉरी। हाँ जी। अ, जैसे हमें सॉल्ट उसमें अवॉइड करने को कहते हैं, लो बीपी में सॉल्ट लेना है। और इसमें भी आप एप्सम सॉल्ट का बाथ हल्के गर्म पानी में 10 से 20 मिनट सोने से पहले अगर करते हैं, तो दिस इज दी श्योरेस्ट एंड दी सिंपलेस्ट रेमेडी फॉर बीपी। अब क्योंकि बीच में सवाल आ रहा था तो मैं सोच रहा हूं यहां मैं रोक देता हूं। अगला अस्थमा शुरू करना था, उससे पहले अगर आप सवाल पूछ लें, या अगर कहें तो अस्थमा खत्म करने के बाद हम एंड में पूछें, एज यू विश। लास्ट में कोई इशू नहीं, बाद में पूछ लेंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया अस्थमा। अस्थमा एक ग्रीक वर्ड
अस्थमा का वर्ड जो है वो बेसिकली ग्रीक है, जिसका मतलब होता है पेंटिंग। पेंटिंग मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे सांस का तेजी से चलना, ये मीनिंग है ग्रीक में अस्थमा का। उसी वर्ड को, अस्थमा को एज इट इज ही हमने मेडिकल उसमें साइंस में अडॉप्ट कर लिया, जिसे आप कह सकते हैं पेंटिंग या शॉर्ट ड्रॉन ब्रीथ, छोटी छोटी सांसें। ये रेस्पिरेटरी की जो डिजीज होती है उसमें सबसे ज्यादा ट्रबलसम जो है अस्थमा माना जाता है। इसमें जो हमारी ब्रोंकाई है, उसका जो एयर पैसेज है वो म्यूकस के कारण क्लॉग हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा बेसिकली दो तरह का है, ये जनरली हमें नहीं पता होता। ब्रोंकियल अस्थमा सब जानते हैं, और कार्डियक अस्थमा भी एक दूसरा उसका पार्ट है। सो ब्रोंकियल अस्थमा जो है, ये आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनके श्रिंक होने से होता है। तो जनरली जो नॉर्मल अस्थमा की मेडिसिन लेते हैं लोग, वो ब्रोंकियल अस्थमा वाली होती है। तो अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसको ठीक कर देती है, लेकिन वो कभी भी कार्डियक अस्थमा को नहीं ठीक करती। सरबजीत मैम जानते हैं एक मेडिसिन का, मुझे भी पता है। वो मेडिसिन भी आपको, अगर तो ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें वो रामबाण सिद्ध होती है। मेरे ख्याल से 4 से 5 लोगों को तो सरबजीत मैम ने भी दी, और उनका अस्थमा ठीक हो गया, और मोर देन 70 से ऊपर लोगों को मैं भी दे चुका हूँ। दैट इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। तो वो ब्रोंकियल अस्थमा ठीक कर देती है, लेकिन कार्डियक अस्थमा नहीं। अब कार्डियक अस्थमा क्या है, जब आपका हार्ट वीक हो जाता है तो वो उसकी पंप करने की वैसी शक्ति नहीं रहती, उस तरह से वो ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो ब्लड, जो मैंने पहले भी कहा था, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे आपको सांस फूलने लगता है। ऐसा अस्थमा हम बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा ज्यादातर मेल्स में ज्यादा होता है, और ब्रोंकियल ज्यादातर फीमेल्स में। जितने भी लोग अस्थमेटिक्स हैं, इनको ज्यादा तंगी दिन की बजाय रात में होती है। दीज आर सर्टन थिंग्स। नाउ कॉज क्या है? आपको कफ होता है, आप मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन आपके कफ को सुखा देती है। वो लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी अस्थमा में तब्दील हो जाती है। खांसी को, कफ को सप्रेस करना अस्थमा की तरफ जाने का एक कदम। इरेटिक ईटिंग हैबिट्स तो नेचुरली है ही है। और अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है, उसमें लोग अगर फिजिकल इंटरकोर्स में कर ज्यादा जाते हैं तो वो भी अस्थमेटिक हो जाते हैं। इसलिए दे से कॉपुलेटिंग ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड इज स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड। नाउ, एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स में से किसी को अस्थमा है, तो 75 to 100% केसेस में ये आगे बच्चे भी इनहेरिट कर लेते। कई बार एक जनरेशन छोड़कर दूसरी, दादा से पोते में चलते। तो ये हेरिडिटरी भी अस्थमा होता है, बिकॉज जीन्स के साथ उसके जो गुण है वो भी चले जाते हैं उसके। कुछ लोगों को एलर्जिक अस्थमा होता है, डस्ट से हो गया, फूड से हो गया, वेदर से हो गया, परफ्यूम से हो गया। तो ये इस तरह का अस्थमा एक डिफरेंट टाइप है। इसमें आप सारा साल ठीक रहेंगे, लेकिन जब वो पीरियड आएगा आपकी एलर्जी का, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको अस्थमेटिक अटैक हो जाएगा। And for your information, for a good number of 10-15 years, I also remained a patient of allergic asthma. मुझे जब आप गेहूं कटता है, उसको थ्रेशर में जब वो छानते हैं तो उसकी जो धूल उठती है, वो मेरे साथ अंदर चली जाती थी। एंड आई यूज टू हैव दिस सिम्टम्स। लकीली फॉर द लास्ट अबाउट 5 to 7 years नाउ आई एम 100% ओके बिकॉज ऑफ द मेडिसिन एंड प्राणायाम एंड इंटॉक्सिकेंट्स का यूज भी अस्थमा को बढ़ावा देता है। अब आ गए हम इसके ट्रीटमेंट्स। जो तो एलर्जिक पेशेंट है, उनका एक सबसे आसान तरीका है कॉज ऑफ एलर्जी रिमूव कर दो। जैसे मैंने बताया, मुझे थी, अप्रैल के महीने में होती थी। तो हम लोग अपना बैग पैक करते थे, जैसे ही 1 अप्रैल आनी, हमने 1 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में, ये धर्मपुर एक जगह है सोलन के पास, वहां जाके एक लॉज लेके मैं हम वहां रहते थे। बिकॉज क्या कारण था, पहाड़ों में स्टेप वाइज कल्टीवेशन, और वहां गेहूं लेट पकता है।
जब तक यहाँ खत्म हो जाता है वहां पक जाता है, तो हम यहाँ से वापस आ जाते थे। तो बड़ा स्ट्रेंजली, अगर मैं यहाँ रहूं तो मैं एक मच्छर भी मारूं तो मुझे सांस चढ़ जाती थी। और वहां मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था, सब कुछ करता था, बिकॉज वहां जो कॉज ऑफ एलर्जी था वो हमने दूर कर दिया। तो जहां ऐसा कुछ हो, उस कॉज को ही दूर कर देना इज द बेस्ट। और आप कुछ सीजन तक जब दूर करते हैं तो जो लंग्स हैं आपके, बिकॉज ऑफ द अस्थमेटिक, वो वीक हो जाते हैं। अगर लगातार 5-7 सक्सेसिव सीजन में आपको अटैक नहीं होगा तो दे विल नेचुरली गेट देयर स्ट्रेंथ बैक, और फिर वो ठीक हो जाएंगे, एज हैज हैपेंड टू मी। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक फ्रेश एयर में अराउंड हाफ एन आवर, वो हमारे लंग्स को बड़ा स्ट्रेंथन करती है, उन्हें स्ट्रांग बनाती है। तो ये भी एक अस्थमेटिक पेशेंट्स को कहा जाता है ना। पर जिनको एलर्जी है वो कहीं उस पीरियड में नहीं जाए। अब उधर से थ्रेशर चल रहे हैं और आप सैर करने जा रहे हैं तो आप तो और बीमार हो। तो वो एक डिफरेंस उसमें देखने वाला है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन और वरीज से अस्थमेटिक्स को भी बचने को कहा जाता है, बिकॉज ये भी उसे एग्रावेट करता है। हफ्ते में एक दिन उपवास रखना, फास्टिंग रखना, along with wet chest pack is very much help. दिन में सन बाथ लेना, जिसमें आप मस्टर्ड ऑयल से पहले अपनी चेस्ट को थोड़ा मसाज करेंगे, इस लंग्स के एरिया को, एंड देन आप 15-20 मिनट जैसा भी आपकी बॉडी इजीली कर सकती हो, सन बाथ लें तो वो भी बड़ा अच्छा माना जाता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, कपाल भाती बहुत अच्छा है इसके लिए। भ्रामरी बहुत अच्छा है। और आसनों में फिर से वही पद्मासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, शवासन, शलभासन, धनुरासन एटसेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है। यौगिक क्रियाओं में जल नीति, जिसमें हम एक नासिका से जल डालकर दूसरे से निकालते हैं, या नाक से डालकर मुंह से निकालना, तो जल नीति आपकी, और धोती, ये बड़ी बेनिफिशियल मानी गई है। धोती में आप, वो एक मलमल का कपड़ा होता है, 8 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, उसे अंदर डालकर और फिर उसे निकालते हैं, तो उसके साथ से म्यूकस सारा बाहर आ जाता है, क्योंकि अस्थमा में म्यूकस का ही सारा खेल है। हैवी फ्राइड और स्पाइसी फूड से बचना चाहिए, बिकॉज जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड अगर आप नहीं लेंगे तो वो फिर बैठ जाएगा यहाँ के चेस्ट पे जाकर, और फिर आपको स्वेटिक करेगा। लाइट डिनर करें, अर्ली डिनर करें। खाने से, सोने से रादर 3 घंटा पहले अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं तो बड़ा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज डाइजेशन खराब होगी तो फिर वो अस्थमा को बढ़ाएगी। अस्थमेटिक लोगों, कई लोगों को आदत होती है रात को दूध पी के सोना। तो जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें दूध, बिकॉज दूध को नेचुरोपैथी में कई बार ये बात बोल चुका हूं, इसको लिक्विड नहीं मानती, नेचुरोपैथी इसे फूड मानती, ये हैवी फूड है। तो इसलिए दूध से दूर रहना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट से भी दूर रहना चाहिए अस्थमेटिक। उबले हुए टमाटर और रोस्ट किया हुआ गवावा, यानी कि अमरूद, जिसपे आप काली मिर्च डालकर खाएं, तो ये भी आपको अस्थमा में काफी मदद देता है। तो हमने वैलेंटाइन 10 एक मिनट रहते हैं, अपने टॉपिक बीपी और अस्थमा को आज खत्म कर लिया। अगली बार, इफ ऑल गोज वेल, तो वील गो विद, बिकॉज हम आजकल एक्यूट डिजीजेज और उस पर चल रहे हैं, तो डेंगू और मलेरिया ये भी बड़े कॉमन है आजकल, इनके ऊपर ध्यान करेंगे। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन, जिसको हिंदी में आंत्र शोथ बोलते हैं, तो आंतड़ियों का सूज जाना, ये भी एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है। मैं तब बताऊंगा कौन कौन से साल में आया है। और देन फीवर, मम्प्स, ये करेंगे। और डायबिटीज एक बड़ा चैप्टर होगा, वो उसको हम फिर उससे अगले। तो इफ ऑल गोज वेल, या कोई प्लान में चेंज ना हुआ, तो इन डिजीजेस को हम अगले उसमें देखेंगे, डेंगू को, मलेरिया को, मम्प्स को, फीवर को, इस तरह का इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, इसे देखेंगे। अब मेरे ख्याल से कुछ सवाल थे, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से जितना जवाब दे पाऊंगा। आई हैव माई ओन लिमिटेशंस, आई एम नॉट अ डॉक्टर अदरवाइज, बट मे बी यू मे कॉल मी डॉक्टर इन द मेकिंग, लाइक यू पीपल। तो जो भी आए क्वेरीज, हो सकते हैं मेरे दिमाग में भी आई होंगी और मैंने हल ढूंढा होगा,
तो मैं आपको बताने में शायद सक्सेसफुल हो सकूं। काइंडली आप पूछिए। सर, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था नॉर्मली, जैसे आपने बोला कि तुलसी के पत्तों को शहद के साथ चबा के अगर आप लेते हो जी। तो वो बेनिफिशियल होंगे। बट हमने ये भी सुना है कि तुलसी के पत्ते के अंदर मरकरी होता है, और नॉर्मली इस ये एसिडिक भी होता है नेचर में तुलसी ना। और हमारा जो माउथ है उसके अंदर एल्कलाइन होता है, तो बिल्कुल ठीक। इससे दांत खराब होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि हमें तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए। हम्म। तो हम्म। अभी मैं सिर्फ वही कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या हम इनको चबा के लें या फिर शहद के साथ डायरेक्ट निगल लें, ताकि इसका बेनिफिट हमें मिल पाए। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। आपने वर्ड यूज किया नॉर्मली, हम्म। बट अगर आप लो बीपी के पेशेंट हैं हम्म। और में भी आपके पुराने तोड़े हुए पत्ते नहीं होने चाहिए, फ्रेश फ्रेश, आप हनी के साथ उसको च्यू करेंगे तो दैट इज एडवाइजेबल एज पर दी नेचुरोपैथी ट्री। ठीक है। जी। थैंक यू। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? आज स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, जनरली हमारी 15-16 रहती है, आज इट इज टचिंग, बीच बीच में 30 तक भी गई। अभी भी 29 लोग हैं जो हम साथ जुड़े हुए हैं हमारे। दैट इज अ गुड सर एक आपने, थिंग। हाँ हेलो जी जी सर, जी। और एक आपने आइस मसाज बताई है। क्या क्या मैम, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? हाई बीपी के लिए आपने आइस मसाज बोला है ना सर? जी, फोरहेड पर, माथे पर। फोरहेड और कहाँ पे? फोरहेड, फोरहेड फोरहेड फोरहेड, माथे ओनली पर, माथे। फोरहेड। जी ओके जी सर, जी। ठीक है सर। और नेक पे भी। आप ये जो गर्दन का पीछे का थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ, ठीक। बिकॉज मैंने आपको जब मैं करवा रहा था तो बताया था, जो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं ना कई बार, सैर हम्म। करते समय सिर के पिछले हिस्से पे गर्दन के पास आपको दर्द महसूस होता है। हम्म। तो यहाँ ये वाला हिस्सा और आपका माथा, माथा ठंडा रखना है ना बेसिकली, तो ये अच्छा। वाली बात। जी। और सर आप कई एक बार चीज देखेंगे आपने अगर मुझे, आप सर धो लेते हैं ना उसके बाद, हाँ जी। कई लोग अगर सिर धोते हैं नॉर्मल ठंडे पानी से, यहाँ जब मैं बार बार यूज करता हूँ कोल्ड वाटर, जब भी हम नेचुरोपैथी में कहें, जब तक हम्म। आइस ना कहा जाए, दैट इज नॉर्मल टैप वाटर। तो नलके का जो ताजा पानी आता है उसके नीचे सिर धोने से भी आपका बीपी नॉर्मलाइज होता है। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर एक आपने बोला था कि डिस्टोलिक जो है बीपी, दैट इज मोर डेंजरस। हाँ, डायस्टोलिक इज मोर डेंजरस, यस। तो बिकॉज उसके क्या है, बारे जो में थोड़ा बताइए। जो सिस्टोलिक है ना, हाँ। सिस्टोलिक तो आपका कई बार एक्टिविटीज, आप दौड़ कर आए, आप देखेंगे, मान लीजिए आपका बीपी जनरली अगर 120-80 रहता है, सपोज कीजिए, या हम्म। 120-70 रहता है, आप भाग कर आओगे तो आपको, आप देखोगे आपका जो सिस्टोलिक है वो बढ़ेगा, यस डिस्टोलिक सर। नहीं बढ़ेगा। हम्म। कि जैसे आप दौड़े, आपने एक्सर्शन की तो हार्ट ने पंप तेजी से कर दिया, वो धड़कना, क्योंकि मैंने बताया था सिस्टोलिक जो है वो आपके हार्ट की कंडीशन को बताता है, और डायस्टोलिक जो है वो आपकी आर्टरीज की, आपकी वेन्स की, उनकी कंडीशन को बताता है कि वो सिकुड़ रही है कि नहीं। तो ये टेम्परेरीली, कई बार सीढ़ियां चढ़ के जाओ, 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ो तो सिस्टोलिक बड़ा मिलेगा, दौड़ के आओ सिस्टोलिक बड़ा मिलेगा। तो इसलिए सिस्टोलिक टेम्परेरीली बढ़ जाता है। इसका बढ़ना बढ़ना तो किसी का भी ठीक नहीं है, या कम होना भी किसी का भी ठीक नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम कंपेयर करें कि यार इसका सिस्टोलिक ज्यादा बड़ा रहता है, डिस्टोलिक ठीक रहता है, तो वो बेटर है, बजाय उसका सिस्टोलिक तो ठीक रहे लेकिन डिस्टोलिक बढ़। एम आई क्लियर? और मैंने ये भी बताया कि जब आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट हम्म। मीन्स वो पंप कर रहा है, उस समय का जो है वो सिस्टोलिक है। और जब वो रिलैक्स कर रहा है, जब वो आपका ब्लड जो है वो अंदर तैर रहा है धमनियों में, दैट इज हम्म। डायस्टोलिक। तो उसके तैरने की गति, इसकी पंप की गति, उसके तैरने की गति, ये फर्क हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप पार्क में पानी दे रहे हैं, आपने उसकी पाइप को जरा सा दबा दिया तो पानी एकदम तेजी से निकलता है, तो वो जो डायस्टोलिक है, दैट शोज कि आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपकी कैपिलरीज सिकुड़ रही, दैट इज अ परमानेंट फीचर। उनका सिकुड़ना जो है वो आपके लिए ज्यादा घातक होगा, बजाय सिस्टोलिक के बढ़ने या कम होने। दैट्स वाई मैंने कहा कंपेरेटिव, मैंने ये नहीं कहा कि सिस्टोलिक बढ़ता रहे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यस सर। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे एक सिस्टोलिक के बढ़ने वाला केस और एक डिस्टोलिक के बढ़ने वाला केस, तो पहले डिस्टोलिक वाले को देखना जरूरी है, वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन दी सिस्टोलिक। उसको तो कहेंगे 10 मिनट आराम कर,
वो नॉर्मली हो जाएगा अगर वो सीढ़ियां चढ़ के भी आया तो। ये एक कारण है। मीन्स Am I clear? आर्टरी ब्लॉकेज एंड आर्टरी सिकुड़ना दोनों सेम कंडीशंस हैं या अलग अलग होती हैं? देखिए, ब्लॉकेज और एक वे में आप सही इसको सही भी कह सकते हैं, बिकॉज जब वो सिकुड़ी, अब देखिए ये उसकी मान लीजिए उसका विड्थ है। अब अगर वो सिकुड़ेगी तो क्या होगा, अंदर ब्लॉकेज आ गई ना, बंद हो। ब्लॉकेज मींस क्या, रास्ते में किसी चीज का फंस जाना, जिसको हम नॉर्मल उसमें से। Yes. तो पाइप है इतना, उसमें से पानी निकल रहा है, यहाँ पानी इज ब्लड, Yeah. और उसको सिकुड़ना मतलब पानी का रास्ता ब्लॉक, उसकी जो फ्लो है उसके अंदर ब्लॉकेज आना। ब्लॉकेज कोई और चीज नहीं है, कोई आगे चीज फंसती नहीं है। Yes. बेसिकली ये उनका विड्थ जो है, उनका डायामीटर जो है वो सिकुड़ना या कम होना इज देयर ब्लॉकेज। तो ये हाई बीपी और लो बीपी दोनों में ही ये कंडीशन हो सकती है, आर्टरीज का सिकुड़ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे मैंने बताया कि सिकुड़ते ही तो स्पीड तेज होगी, स्पीड तेज का मतलब है हाई बीपी। लो बीपी में तो स्पीड स्लो हो जाती है। बेसिकली जो पंप करने की शक्ति है, आपका हार्ट वीक हो गया, वो अगर इस वे से धड़क रहा है तो वो यूं, अगर स्लो होगा तो ब्लड स्लो चलेगा, ब्लड स्लो चलेगा तो ऑक्सीजन स्लो पहुंचेगी आपको, तो उससे आपका बीपी लो होगा। उसका आंतरियों का आपके सिकुड़ने से कोई संबंध नहीं, क्योंकि सिकुड़ेगा तो स्पीड हो जाएगी। ओके, हाँ जी, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? आई होप, हालांकि अभी हमारे पास फिर भी 3-4 मिनट है। और सर एक रिक्वेस्ट है सर, जी, एक वो सर आपकी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, तो उसकी हाँ, वो रिकॉर्ड उसकी डाल दी रिकॉर्डिंग, मुझे लगता है क्या नाम, नहीं सर, वो अनिरुद्ध जी ने। फास्टिंग का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपने सेकंड पार्ट करवाया वो नहीं आई है रिकॉर्डिंग। मैं एक बार अनिरुद्ध जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल से अगर वो हैं यहाँ तो वो डाल देंगे। यस, ही इज हियर ओनली। अनिरुद्ध जी, आप एक बार जरा देखें उसकी रिकॉर्डिंग, कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए नहीं हुई थी, या अगर हो गई थी तो आप प्लीज उसमें डाल देना। आई थैंक यू होप। सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो लीजिए मैम, आपकी इस क्वेरी का भी हल निकल आया। दी ओनली थिंग वॉज, हम जो अपना ये ग्रुप लेकर चल रहे हैं प्राइवेट, जिसमें हम खुद ही अपने तरह की अगर किसी ने कोई चीज गेन की है तो सबसे बांट रहा है, उसमें जब हम गेस्ट फैकल्टी को बुलाते हैं किसी को भी, तो नेचुरली वो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको आना, कम से कम उनके लिए अटेंडेंस ना हो ना। हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी। रिकॉर्डिंग क्यों कराई जा रही है, उसका कारण ये है कि कई बार लेक्चर में स्पीड हो जाती है ज्यादा, हम नोट नहीं कर पाते, या किसी चीज को दोबारा से अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग रखें। इमरजेंसी के लिए सही है, अदरवाइज इट इज बेटर टू पार्टिसिपेट। अब जो लाइव पार्टिसिपेशन होती है उसमें स्पीकर को भी अच्छा लगता है, और हमें भी जरा कोई चीज, हमारी क्वेरीज, अब रिकॉर्डिंग में तो क्वेरी नहीं पूछ सकते ना हम, तो हम थोड़ा सा कोशिश यही करें, जैसे आज इतनी अच्छी स्ट्रेंथ रही है, स्ट्रेंथ शुड बी गुड, रिकॉर्डिंग विल बी कमिंग, वो रिकॉर्डिंग हम अपने बाद में लेजर टाइम में स्लो बंद करके कैसे कैसे सुनना चाहते हैं वो हम सुन सकते हैं। तो आई थिंक अब तो ये इन्होंने क्या ही दिया, सॉरी, तो देयर इज नो लॉस, फास्टिंग का सेकंड वाला भी आ जाएगा जो सेकंड ईयर के लिए हमने किया था। ठीक है जी, आई थिंक वी शुड टेक लीव नाउ। 10 बज गए हैं पूरे, विद इन रिकॉर्ड टाइम हमने अपने दोनों टॉपिक्स, मुझे था शायद, क्योंकि बीपी एक लंबा कंसेप्ट था तो मुझे लगा शायद ज्यादा लंबा ना चला जाए। अस्थमा मैंने साथ रखा था कि हो जाएगा तो अच्छा है, बिकॉज ये दोनों बड़ी क्रॉनिक डिजीजेज तो है ही हैं, और ये एक्यूट वाले पेपर में भी आई हुई है, तो इसलिए मैंने ये इसको यहाँ इकट्ठे लेना ठीक समझा। ठीक है जी, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट।